Hello, friends. Welcome to Learning Sessions, and this is the third part for the three chapters that we are going to cover. One, it's related to operational aspects of the loans, and the second one, it's related to types of charges, and third one, it's related to the types of collaterals. So make sure कि आप वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड साथ के साथ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इन वीडियोस के पीडीएफ फाइल्स भी और रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे साथ में पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी और ये पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन के थ्रू। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अभी के अभी। एप्लीकेशन इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app। वहां पर जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा एंड फर्दर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो चलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें और कभी भी वीडियो आपको बीच में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इट सेज दैट द कमर्शियल बैंक calculate its MCLR, marginal cost of fund based lending rate. Which of the following elements would be included as a component in the MCLR calculation but would not be component of the older base rate calculation methodology? लेकिन पुरानी जो मेथोडोलॉजी है उसका पार्ट नहीं बनेगा, उसके बारे में वी नीड टू आंसर, राइट। सो अगर हम बेस रेट मेथोडोलॉजी की काम करते हैं तो बेस रेट जो होता था, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो प्रीवियसली बेस रेट का हम इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता था। डेट वाज बेसिकली रिलेटेड टू, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते थे। वन, इट वाज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। एक तो उसमें कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स शामिल थे, राइट, जब एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स होते थे। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते थे, राइट, एंड मिनिमम रिटर्न ऑन नेटवर्थ होती थी। द थर्ड कंपोनेंट वाज मिनिमम रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड फॉर द नेगेटिव कैरी ऑन CRR SLR। जो नेगेटिव कैरी है CRR के ऊपर वो कवर होता था, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द MCLR, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट की बात करें, जो कि अप्रैल 2016 से लागू हुआ, राइट, इसमें भी वी आर हैविंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। वी हैड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। फर्दर वी आर हैविंग द नेगेटिव कैरी ऑफ CRR, बिकॉज CRR के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट अर्निंग नहीं होती है। फर्दर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स वो भी इसमें शामिल है एंड फर्दर टेनर प्रीमियम, राइट। ये कंपोनेंट्स है किसके? MCLR के। नाउ इफ वी लुक एट द की डिफरेंस, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स कंपोनेंट जो है, राइट, पहले क्या होता था, एवरेज कॉस्ट होता था, वो यूनिक है MCLR में एंड वो बेस रेट का पार्ट नहीं है। सो MCLR इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स और बेस रेट जो है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के ऊपर बेस्ड है, right? That's the difference. So let's have a look at the fact. The negative carry on account of CRR दोनों में present है, that is not the right answer. A premium to account for loan commitments having the long tenor. देखो, MCLR स्ट्रक्चर एक्सप्लिसिटली उसमें एक टेनर प्रीमियम होता है जो कि बेस रेट के केस में नहीं है। बेस रेट जो था वो सिंगल रेट होता था फॉर द बैंक एंड जो टेनर प्रीमियम्स होते थे वो स्प्रेड के ऊपर ऐड किए रहते थे, एडेड ऑन द टॉप, राइट, एंड वो बेंचमार्क का पार्ट नहीं माने जाते थे। MCLR फ्रेमवर्क में बेसिकली मल्टीपल बेंचमार्क रेट्स आपको पब्लिश करने पड़ते हैं अलग अलग टेनर के लिए, लाइक फॉर ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, राइट, एंड इवन फॉर द लॉन्गर टेनर, राइट, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टेनर प्रीमियम जो है एक्चुअल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है बेंचमार्क रेट में, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, दैट्स रिलेटेड टू द बैंक्स अनएलोकेटेबल ओवरहेड कॉस्ट्स। तो जो अनएलोकेटेबल ओवरहेड कॉस्ट है वो कंपोनेंट किसका है? बेस रेट कैलकुलेशन का कंपोनेंट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो MCLR का कंपोनेंट है, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन डी, दैट इज द एवरेज रिटर्न ऑन द नेटवर्थ, राइट। तो एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो बेस रेट का कंपोनेंट है एंड जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो MCLR का कंपोनेंट भी है अंडर द कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंडर, राइट। सो दैट्स नॉट इवन द करेक्ट। सो वो दोनों ऑप्शन सी एंड डी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। Now, after that, it's related to the question number 9. Question number 9 it is. It says a loan is granted to one of the
partners of partnership firm against a fixed deposit held in the name of the firm itself. According to the guidelines on advances against term deposit, how should the bank classify this loan and what interest rate should be charged and कौन सा interest rate charge होगा उसके बारे में we need to answer. अब देखो नेचर ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट है, पार्टनरशिप फर्म के नाम में ये डिपॉजिट अवेलेबल है एंड लोन जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टनर को दिया जा रहा है, फर्म को नहीं दिया जा रहा. लोन इज ग्रांटेड टू वन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स को दिया जा रहा है, राइट? तो ये एक मिसमैच क्रिएट हो गया, यानी कि बोरोअर जो है वो पार्टनर है, डिपॉजिटर जो है फर्म है, वो सेम लीगल एंटिटी तो है नहीं है. तो अगर हम आरबीआई की या आईबीआई की गाइडलाइन की बात करें तो एडवांसेस अगर दिए जाते हैं टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट तो नॉर्मली वो डिपॉजिटर को दिए जाते हैं, यानी कि जिसके नाम पे डिपॉजिट होता है. अगर एडवांस किसी थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है जो कि डिपॉजिटर से अलग है तो उसको लोन अगेंस्ट थर्ड पार्टी डिपॉजिट काउंट किया जाएगा. और इस तरह के केसेस में जो कंसेंट होता है वो सभी डिपॉजिट होल्डर से चाहिए. फर्म से यहां पर आपको डेफिनेटली कंसेंट चाहिए थ्रू द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, वो मैंडेटरी रहेगा. लेकिन क्लासिफिकेशन चेंजेस माने जाएंगे कि उसको एक एडवांस अगेंस्ट ऑन डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, उसको एक रेगुलर सिक्योर्ड लोन क्रेडिट किया जाएगा जहां पर एफडी आपके पास एक कोलेटरल के रूप में अवेलेबल है. अगर इंटरेस्ट रेट ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि अगर तो एक जेन्युइन लोन अगेंस्ट डिपॉजिट है तो उसके केस में बैंक जो है कंसेशनल रेट ऑफर करता है, लाइक डिपॉजिट का जो रेट चल रहा है उसके ऊपर जो स्प्रेड होगा वो चार्ज करता है. लेकिन इस केस में बोरोर जो है वो डिपॉजिटर नहीं है तो लोन कंसेशनल डिपॉजिट लिंक रेट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा. यहां पर बैंक जो है एक नॉर्मल लेंडिंग रेट चार्ज करेगा जो सिक्योर्ड लोन्स के ऊपर चार्ज करता है उस हिसाब से, राइट? दैट्स द डिफरेंस. सो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ लोन to the firm itself. Loan to the firm तो नहीं है, so option A is not correct. It should be classified as a third party loan and the interest should be charged at the normal commercial rate applicable to such loan. Absolutely correct. बिल्कुल सही है. ठीक है जी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which is related to the types of charges. A property was mortgaged in the year 2000. तो एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया था सन 2000 में and the mortgage debt becomes due for repayment in 2005. Mortgager has still not repaid the debt. Mortgager ने अभी भी डेप्ट को पे नहीं किया. Simultaneously, the mortgagee यानी कि lender has not yet initiated any legal action. Considering the statutory limitation periods, what is the current status of the mortgager's right of redemption? Mortgager के right of redemption का क्या हाल चाल है और mortgagee के right of foreclosure का क्या हाल चाल है? Assuming its mortgage was where foreclosure is applicable. हम mortgage को consider कर रहे हैं जहां पर foreclosure available है, उस चीज को consider करते हुए we are to consider कि right of redemption का क्या होगा या फिर right of foreclosure का क्या होगा उसके बारे में we need to tell. See, I already told you in the first video that कि right of redemption जो होता है वो बोरोअर का राइट होता है, यानी कि मॉर्टगेजर का राइट होता है. सेक्शन 60 जो है ना टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो मॉर्टगेजर को एक अधिकार देता है प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने का. और लिमिटेशन एक्ट के अंदर मॉर्टगेजर के पास 30 साल का टाइम होता है. मैंने आपको बताया था राइट ऑफ मॉर्टगेजर यानी कि राइट ऑफ रिडेम्पशन एज वेल एज द राइट ऑफ फोरक्लोजर, दोनों के केस में जो लिमिटेशन है वो 30 साल का अवेलेबल होता है एंड ये 30 इयर्स का अवेलेबल होता है जब से मॉर्टगेज मनी बिकम ड्यू, तब से होएगा, 30 साल काउंट होएगा, राइट? अब इस केस में मॉर्टगेज डेट ड्यू हुआ था 2005 में, तो रिडेम्पशन का राइट अवेलेबल रहेगा 2035 तक. ठीक है, अभी तो 2025 है तो राइट ऑफ रिडेम्पशन अभी भी उनका एक्टिव है, यानी कि अगर वो पैसा पे करते तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द राइट ऑफ फोरक्लोजर, तो मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि राइट ऑफ फोरक्लोजर या फिर राइट ऑफ रिडेम्पशन, दोनों में से एक ही राइट एनफोर्स हो सकता है. ऐसा नहीं है कि दोनों राइट्स इकट्ठे एनफोर्स हो जाएंगे, यानी कि अगर लेंडर ने राइट ऑफ फोरक्लोजर को एनफोर्स करवा दिया कोर्ट के पास जाकर के, तो फिर राइट ऑफ रिडेम्पशन का कोई मतलब नहीं रहेगा. ठीक है, तो मॉर्टगेजी के लिए यानी कि लेंडर के लिए जहां पर खास करके उस तरह की मॉर्गेज में जहां पर फोरक्लोजर एप्लीकेबल होता है, यानी मॉर्टगेज व कंडीशनल सेल के केस में एप्लीकेबल होता है, तो मॉर्टगेजी के पास अधिकार है कि वो कोर्ट के पास अप्लाई करेंगे एंड फर्दर फोरक्लोज करवा सकते हैं. एंड ये पीरियड तब से काउंट होगा जब से आपकी मनी ड्यू हुई है, तो इस केस में भी सेम बनता है, 2035 तक कर सकते हो, अभी तो 2025 है, तो राइट ऑफ फोरक्लोजर अभी भी जिंदा है, राइट? तो ये सिनेरियो है.
अभी ऑप्शंस को देखते हैं। Both the right of redemption and right of foreclosure have expired as the limitation is 12 years. No. देखो मॉर्गेज की जो लिमिटेशन होती है वो 12 साल की होती है, बट रिलेटेड टू राइट ऑफ फोरक्लोजर, रिलेटेड टू राइट ऑफ रिडेम्पशन, द लिमिटेशन पीरियड इज 30 years, right? So option A is not correct. Option B, the mortgage's right of redemption is still valid, but the mortgage's right of foreclosure is expired. This is also not correct. Both the right of redemption and right of foreclosure are still legally valid and can be exercised. Absolutely correct है, because क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन इज 30 years इन बोथ द सिनेरियोस। दोनों केसेस में लिमिटेशन जो है वो 30 साल की होती है। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि राइट ऑफ फोरक्लोजर, राइट ऑफ रिडेम्पशन, दोनों के केस में जो लिमिटेशन होती है वो 30 years की होती है, और मॉर्गेज के केस में दिस इज फॉर 12 years, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लोन अकाउंट। अ मेरिटोरियस स्टूडेंट फ्रॉम अ रूरल एरिया secures admission to a prestigious engineering college. His parents have limited means. He applies for an educational loan of rupees 7 lakh to cover his tuition and hostel fees. What would be typical security requirement for this loan as per the model loan scheme guidelines? तो मॉडल लोन स्कीम गाइडलाइंस के हिसाब से क्या सिक्योरिटी रहेगी? देखो, इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर ना, तो 4 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है, सिर्फ पेरेंट्स को ज्वाइंट बोरोर बनाया जाता है, को बोरोर एप्लीकेशन होती है, दैट इज इट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लोन्स बिटवीन रुपीज 4 लाख टू 7.5 लाख, ठीक है, तो कोई टेंजिबल कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं होती है, पेरेंट्स को कोबोरर बनाया जाता है, और साथ में जो थर्ड पार्टी सूटेबल गारंटी होती है उसको इंसिस्ट किया जा सकता है। एंड अगर लोन अमाउंट 7.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, उसके केस में टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए रहती है, और साथ में डेफिनेटली जो फ्यूचर इनकम है स्टूडेंट की उसको तो असाइन किया ही जाएगा, राइट? अब इस सिनेरियो की बात करें तो कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन का अमाउंट जो चाहिए वो यहां पर रिक्वायर्ड है 7 लाख रुपए का, तो डेफिनेटली ये उस ब्रैकेट में नहीं आता है, पेरेंट्स जस्ट कोबोरो बन जाएंगे, साथ में एक थर्ड पार्टी सुटेबल गारंटी लग जाएगी किसी रिलेटिव की, फ्रेंड की, जो बैंक को एक्सेप्टेबल है, दैट वुड बी द केस। ठीक है, सो नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, दैट्स अप टू रुपीज 4 लाख, ये हो गया गलत। थर्ड पार्टी गारंटी कैन मस्ट बी obtained बट नो कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। Now, let's move toward the next question number 12th, right? It says a bank wishes to extend finance to the employees of a large corporation. तो एक बैंक है वो बड़े एक कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज को फाइनेंस देना चाहता है ताकि वो अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स को परचेज कर पाए अंडर द ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर। The purchase price of the shares for each employee is rupees 50,000. What is the maximum loan amount the bank can extend to an individual employee for this particular purpose, and how is this lending classified, और इस lending को किस तरह से classify किया जाएगा? Now, if we look at the Reserve Bank of India norms, तो Reserve Bank of India allow करता है बैंक्स को कि वो इंडिविजुअल्स को लोन दे सकते हैं ताकि वो ईसॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को सब्सक्राइब कर पाए, लेकिन लेंडिंग के बारे में कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं पर इंडिविजुअल को लेकर के। एंड ये जो प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग है पर इंडिविजुअल, दिस इज अप टू रुपीज 20 लाख, पहले 10 लाख की होती थी, 2018 में इसको लिमिट को इनहांस कर दिया गया था, ईसॉप से रिलेटेड यहां पर कर दिया गया 20 लाख रुपए। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो इनको एडवांस अगेंस्ट शेयर्स कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज एडवांसेस टू इंडिविजुअल्स फॉर सब्सक्राइबिंग द आईपीओ और ईसॉप्स, बैंक के एक्सपोजर कैपिटल मार्केट की कैटेगरी में इस तरह से डाला जाएगा। अब शेयर परचेज प्राइस जो है पर इंप्लॉय 50,000 रुपए का है, आरबीआई की सीलिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, 20 लाख रुपए की है, तो डेफिनेटली बैंक लोन एक्सटेंड कर सकता है, नो इश्यूज इन दैट, राइट? तो रुपीज 50,000 एंड इट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एक्सपोजर टू द कैपिटल मार्केट, तो डेफिनेटली कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर तो ये है ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोजर होता है, उसको काउंट किया जाता है। ऑप्शन बी इट सेज कि जो लोन दिया जाएगा वो 45,000 का दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 100% फाइनेंसिंग नहीं होती है,
बैंक मार्जिन मेंटेन करता है 10% का, तो 50 आप 1000 में से 10% का जो मार्जिन है वो मेंटेन करेंगे, यानी कि 45,000 का लोन दिया जाएगा एंड उसे कैपिटल मार्केट एक्सपोजर काउंट किया जाएगा। ओवरऑल लिमिट जो है वो 20 लाख की होती है एंड डेफिनेटली दैट कैन बी डन। सो इट इज द ऑप्शन बी हियर, नॉट द ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि लिमिट से कम है तो पूरा का पूरा लोन सैंक्शन कर सकते हैं। बैंक 10% का जो मार्जिन है वो तो फिर भी मेंटेन करेगा ही करेगा। क्लियर है चीज? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अ बोरोर हैज 3 सेपरेट ओवरड्यू डेब्ट्स। तो बोरोर है, उनके 3 सेपरेट ओवरड्यू डेब्ट हैं, डेब्ट एक्स वाई जेड विद अ बैंक, ऑल ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, सभी इक्वल हैं एंड हैव बिकम ड्यू ऑन द सेम डे के ऊपर ड्यू भी हो गए हैं। द बोरोर मेक्स अ पार्शियल पेमेंट विदाउट स्पेसिफाइंग विच डेब्ट इट शुड बी अप्लाइड टू एंड बैंक आल्सो फेल्स टू अप्रोप्रिएट द पेमेंट टू स्पेसिफिक डेब्ट एट द टाइम ऑफ द रिसीट। हाउ मस्ट हाउ मस्ट दिस पेमेंट भी लीगली अप्लाई? तो ये पेमेंट किस तरह से लीगली अप्लाई होगी? देखो, अगर तो बोरोअर स्पेसिफाई करेगा कि पेमेंट कहां पे जानी है तो उसी हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए। अगर डेप्टर साइलेंट है, यानी कि बोरोअर साइलेंट है, उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन क्रेडिटर उसको अप्रोप्रिएट कर दे तो पेमेंट क्रेडिटर की चॉइस के हिसाब से अप्रोप्रिएट की जाएगी। ठीक है, लेकिन क्रेडिटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द रिसीट। बट अगर दोनों ही साइलेंट है तो सेक्शन 61 अप्लाई होगा। ठीक है, एंड ये सेक्शन 61 जो है कौन सा अप्लाई होगा? रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 61 कहता है जब कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएशन नहीं करती है तो पेमेंट डिस्चार्ज करेगी डेब्ट्स को इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से, यानी कि सबसे पुराना जो लोन होगा सबसे पहले वो भरा जाएगा। बट अगर जो डेब्ट है इक्वल स्टैंडिंग है और सेम टाइम के ऊपर ड्यू हुए हैं तो फिर उस टाइम के ऊपर पेमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेटली सभी डेब्ट्स में डाल दी जाएगी, प्रोपोर्शनेटली सभी में इक्वली डाल देंगे। सो डेब्टर यहां पर अगर ध्यान से देखें तो डेब्टर ने कुछ इंडिकेशन नहीं दिया, बैंक ने भी अप्रोप्रिएशन नहीं किया, और तीनों की तीनों जो डेब्ट है वो सेम डे पर आपके ड्यू हुए हैं और इक्वल स्टैंडिंग है। तो कानून कहता है कि पार्शियल पेमेंट जो है वो रिलेट आपकी रेटेबली अक्रॉस की जाएगी अक्रॉस द डेब्ट एक्स वाई एंड जेड, राइट? दैट्स द केस। तो ऑप्शंस देखते हैं। द बैंक कैन यूज एट डिस्क्रिशन, तो बैंक ने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। द पेमेंट मस्ट बी अप्लाइड फर्स्ट टू द ओल्डर डेप्ट। देखो, ये तब अप्लाई होता है जब जो डेप्ट है उन डिफरेंट एजेस के बारे में, अब इक्वल स्टैंडिंग है तो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन सी, द पेमेंट मस्ट बी हेल्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट, ये भी नहीं है केस। ऑप्शन डी, इट सेज द पेमेंट शैल बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज द ईच डेप्ट इक्वली, ऑलरेडी रीजन मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द correct answer for this question number 13th. Now let's move toward the next question 14, right? It's related to the operational aspects of the loan accounts. It says a bank engages a recovery agency to follow up on a defaulted retail loan. The borrower lodges a formal complaint with the bank alleging harassment by the recovery agent. What is the bank's immediate obligation regarding the use of the recovery agent for this specific case as per the guidelines? Right? तो क्या गाइडलाइन है? अगर हम आरबीआई की या फिर आईबीए की फेयर प्रैक्टिस कोड के बारे में समझें, या आरबीआई के जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू आउटसोर्सिंग ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द रिकवरी एजेंट्स, जब बोरोर एक कंप्लेंट को लॉन्च करता है रिलेटेड टू हरासमेंट हुई है एंड रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट है, तो बैंक को इमीडिएटली उस रिकवरी एजेंसी को स्पेसिफिक बोरोर केस के लिए इस्तेमाल करना बंद करना है जब तक कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती या कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो जाती। और बैंक पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहेगा रिकवरी एजेंट के एक्ट के लिए जिसको उसने अपॉइंट किया, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो होती है वो बैंक की अकाउंटेबिलिटी को कभी भी डाइल्यूट नहीं करती। सो जब बैंक के पास हरासमेंट की कंप्लेंट आ गई है, बैंक इमीडिएटली सस्पेंड कर देगा रिकवरी एजेंसी को कि आपने उस बोरोर के अकाउंट को हैंडल नहीं करना। ठीक है, एंड जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है वो कंप्लेंट के बाद किया जाएगा, दैट्स द केस। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। द बैंक शुड इंस्ट्रक्ट द एजेंसी टू इंक्रीज द प्रेशर, नो। The bank must not forward the case to the recovery agency until it is fully investigated and disposal of the borrower's complaint. Absolutely correct. So option B is the correct answer here. Right? Now, after that, let's move toward the next question number 15, which is related to types of collaterals. So bank has financed a borrower against a pledge of goods stored in a godown. The bank wants to ensure its security is well protected.
which of the following is a critical requirement for the storage and insurance of these pledged goods? See, now first of all, हम क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं स्टोरेज एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड। क्या सबसे पहली चीज है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल होना चाहिए बैंक का। यानी कि प्लेस गुड जो है वो गोडाउन में स्टोर्ड है बैंक के लॉक के अंडर एंड की के अंडर। एंड या फिर हो सकता है कि एक जॉइंट लॉक सिस्टम हो सकता है बोरोर या बैंक का। इस चीज से ये चीज एंश्योर होगी कि बोरोअर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता गुड्स को बैंक के कंसेंट के बिना। ठीक है, तो बैंक का एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए, पहली चीज तो ये है। दूसरा कि प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जो गोडाउन है वो सिक्योर होना चाहिए, उसकी इंस्पेक्शन कभी बैंक कर सकता हो, एंड जिस तरह की गुड्स आप स्टोर कर रहे हो उनके लिए सूटेबल होना चाहिए, राइट। एंड periodic इंस्पेक्शन जो है वो बैंक के ऑफिशियल्स के द्वारा मैंडेटरली की जानी चाहिए, ताकि स्टॉक की क्वालिटी को और क्वांटिटी को चेक किया जा सके। एंड जो इंश्योरेंस है वो बैंक के फेवर में होनी चाहिए, यानी कि प्लेस्ड गुड्स जो है वो फुली सिक्योर्ड होनी चाहिए। पहली चीज तो यही है कि फायर, थेफ्ट, बर्गलरी एंड जो और रेलेवेंट रिस्क हो सकते हैं उनके अगेंस्ट पूरी तरह से सेव होना चाहिए। फर्दर जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो बोरो के नाम में ली जाएगी, लेकिन बैंक का क्लोज होगा, बैंक क्लोज दैट विल बी देयर, कि बैंक का इंटरेस्ट है वो ड्यूली उसके ऊपर नोटेड होना चाहिए, ताकि जो क्लेम प्रोसीड्स आ रही हैं वो डायरेक्टली बैंक के पास जाएंगे इन केस अगर कोई लॉस होता है तो। ठीक है जी, सो दैट्स द केस। ऑप्शन देखते हैं, द गुड्स मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर देयर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एंड इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी इन द बोरोर्स नेम। ऑप्शन ए गलत हो गया। गोडाउन मस्ट बी ओन्ड बाय द बोरोर एंड द इंश्योरेंस मस्ट कवर द फायर रिस्क ओनली, ये भी गलत हो गया। द गुड्स शुड बी इंश्योर्ड फॉर देयर फुल मार्केटेबल वैल्यू अगेंस्ट risks like fire, strike, and the policy must be in the bank's favor or assigned to it. Absolutely correct. बिल्कुल सही है, तो बैंक का नाम होना जरूरी है, बैंक इंस्पेक्शन कर सकता हो वो भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, सभी चीजों को यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमने कवर किए थे? 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। एक्सक्लूसिव कंट्रोल बताया था बैंक का, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, और इंश्योरेंस जो वो बैंक के फेवर में होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल है तो एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। It's related to the types of charges. The particular type of mortgage, in a particular type of mortgage, the borrower does not deliver possession of the property. तो possession property का नहीं देता, लेकिन अपने आप को bind कर लेता है कि वो mortgage debt को pay करेगा. The agreement implies that in event of non-payment, the mortgagee, that is a lender, has a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds applied toward the loan. Which type of mortgage is this and what is the key feature of the mortgager liability? और mortgager की liability का क्या लेन देन होगा उसके बारे में we need to answer। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शंस हैं, यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है। नो, यहाँ पर कंडीशन समझते हैं। सबसे पहली चीज है डिलीवरी पोजेशन नहीं दिया गया, तो डिलीवरी पोजेशन नहीं दिया गया तो यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज तो नहीं है, क्योंकि यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज के केस में पोजेशन दिया जाता है टू द लेंडर मॉर्गेजी को, तो वो तो नहीं है। पर्सनल उसकी लाइबिलिटी रहेगी, मॉर्गेज पर्सनली अपने आप को लाइबल मान रहा है यहाँ पर, ठीक है, पर्सनली बाइंड कर रहा है, राइट। लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश मॉर्गेज के केस में अगर हम देखें तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, पर्सनल कवर्नेंट तो रहता ही है, राइट, लेकिन आपकी बेसिक ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सो दैट्स आल्सो नॉट द केस, इंग्लिश मॉर्गेज भी नहीं है यहाँ पर, राइट। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी सेज सिंपल मॉर्गेज। अब यहां पर पर्सनल लाइबिलिटी तो है, लेकिन अगर डिफॉल्ट हुआ तो मॉर्टगेजी के पास राइट रहेगा कि वो कोर्ट के पास अप्लाई कर सकता है, राइट, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लेकर के उसको बेचा जा सकता है, सेल प्रोसीड जो होंगी वो लोन की तरफ जाएंगी। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज अ केस, ये सिंपल मॉर्गेज का केस है। देखो इंग्लिश मॉर्गेज के केस में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यूसुफ्रक्चररी के केस में पोजेशन ट्रांसफर होता है, दैट इज यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज। और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के केस में ऑस्टेंसिबल सेल होती है, राइट। ऑलरेडी वी हैव रेड सो मेनी टाइम्स अबाउट द mortgage by conditional sale. Now let's move toward the batch 3, ठीक है, थर्ड बैच की तरफ चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन 1। इट सेज ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इट सेज a bank is reviewing a loan portfolio from 2012 when the bank base rate system was prevailing interest rate framework. Which of the following statements accurately reflects a fundamental norm of the base rate system under which those loans were sanctioned? राइट, देखो कोर नॉर्म्स क्या थे?
बेस रेट वाज अ मिनिमम लेंडिंग रेट, ठीक है, मिनिमम लेंडिंग रेट है जिसके नीचे बैंक्स को ये अलाउड ही नहीं था कि वो लेंडिंग कर पाएंगे। कुछ एक सर्कमस्टांसेस थे, एग्जाम्पशंस थी, लाइक अगर डीआरआई स्कीम के अंदर लेंडिंग करनी है, या फिर गवर्नमेंट मैंडेटेड प्रोग्राम है उसके अंदर लेंडिंग करनी है, राइट। सो बेस रेट को इस हिसाब से डिजाइन किया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, एंड जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका फेयर ट्रांसमिशन हो पब्लिक तक, एंड फर्दर कोई भी सब पीएलआर लैंडिंग ना हो, इस चीज के लिए था, ठीक है। तो बैंक बेसिकली बेस रेट को डिटरमाइन करता था अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स के बेस पर, एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स के बेस पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो नेगेटिव कैरी है सीआरआर एसएलआर का उसके बेस पर, प्रॉफिट मार्जिन या मिनिमम रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बेस के ऊपर, ठीक है, उसके बेस पर कैलकुलेट करता था। सो यहां पर अगर देखें तो फंडामेंटल नॉर्म यही थे सभी। तो ऑप्शंस देखते हैं। द बैंक वॉज परमिटेड टू हैव मल्टीपल बेस रेट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। जो मेन टेनेट था ना सिस्टम का वो यही था कि सिर्फ एक ही बेस रेट होगा हर एक बैंक का। सो ऑप्शन ए तो हो गया गलत, ठीक है। ऑप्शन बी, बेस रेट सर्व्ड एज अ फ्लोर एंड द बैंक्स वर एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेंडिंग बिलो दिस रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो प्रीवियस जो बीपीएलआर सिस्टम था उसमें तो कर सकते थे लेकिन बेस रेट में नहीं कर सकते थे। बेस रेट को फ्लोर माना जाता था, उससे नीचे लेंडिंग नहीं कर पाओगे। फर्दर, banks were mandated to calculate their base rate using a single uniform formula prescribed by the Reserve Bank of India to ensure industry-wide consistency. फ्री टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फंड्स, बैंक्स को फ्री रखा गया था कि आप अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को खुद कैलकुलेट करो, कोई आपके पास फॉर्मूला मैंडेटरी नहीं रखा गया था। ऑप्शन डी, द बेस रेट वाज रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड एंड रीसेट ऑन अ मंथली बेसिस। देखो मेथोडोलॉजी थी, उसका रिव्यू कम से कम 3 साल में एक बार करना था कॉस्ट ऑफ फंड से लेकर के, एंड मंथली रिव्यू फीचर जो था वो एमसीएलआर सिस्टम में आया था, पहले नहीं था। तो सी एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट्स रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स। It is related to the types of collaterals. A bank is financing a company by way of cash credit facility, ठीक है। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू बैंक ने लोन दिया है अगेंस्ट द बुक डेब्ट्स। द बैंक notices that the majority of the receivables are from a single large corporate buyer. From a risk management perspective, what is the primary concern with the concentration, and what should be the bank's course of action? बैंक का course of action करेगा। देखो, अगर आपके मोस्टली जो भी रिसीवेबल्स हैं वो सिंगल लार्ज बायर से आ रहे हैं तो बैंक को के ऊपर जो रिस्क है दैट इज अ कंसंट्रेशन रिस्क। यानी कि अगर वो सिंगल बायर ने डिले कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तो बैंक का जो पूरा का पूरा रीपेमेंट आना था वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो बोरोर डिफॉल्ट कर जाएगा एंड डेफिनेटली बैंक के एडवांस के ऊपर खतरा आ जाएगा। एंड साथ के साथ जो वैल्यू होती है बैंक के चार्ज के ओवर द बुक डेप्ट वो भी रिड्यूस होती है, राइट। बिकॉज जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंसी के ऊपर एंड पेमेंट बिहेवियर के ऊपर उस सिंगल डेटर के रिलेटेड, यानी कि सिंगल बायर से रिलेटेड। तो बैंक को क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, यानी कि बोरर को ये एडवाइस करो कि भाई अपने कस्टमर बेस को ब्रॉडन करो, और हम सिंगल बायर के ऊपर आपके डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको क्रेडिट वर्दिनेस भी चेक करनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा बायर है उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, उसका पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक कैसा रहा है, इंडस्ट्री मार्केट रिपोर्ट कैसी है उसकी, ये देखना पड़ेगा। फिर लिमिट सेट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक्सपोजर कैप लगानी पड़ेगी। एक सिंगल बोरो से रिलेटेड मैक्सिमम कितने रिसीवेबल्स को आप असाइन कर सकते हो, वो आपको कैप लगानी पड़ेगी। उसके हिसाब से आप ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करो। फिर आप मॉनिटरिंग को और ज्यादा बेटर कर लो अपनी, यानी कि कंफर्मेशन ले लो डेटर से, एज वाइज डेटर लिस्ट बना लो, एंड फास्ट रियलाइजेशन साइकिल्स को इंसिस्ट करो, एंड आपको एडिशनल सिक्योरिटी भी इंसिस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आप सिंगल बोरोर के ऊपर ही आप बेसिकली अगर असाइनमेंट ले रहे हो और सिंगल बहुत बड़ा आपका बायर है उस बोरोर का, उसके ऊपर आपको रहना पड़ रहा है, ठीक है, डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली बैंक जो एडिशनल कोलेटरल ले सकता है लाइक फिक्स्ड एसेट गारंटी, ताकि उसका कंसंट्रेशन रिस्क मिटिगेट हो जाए, ठीक है। दोज थिंग्स कैन बी डन। ऑप्शन ए इट सेज इट्स अ पॉजिटिव फेवर, पॉजिटिव तो फैक्टर नहीं है। द बैंक शुड डिसरिगार्ड दिस एज द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बोरोर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोफाइल। नहीं भाई, कंसंट्रेशन रिस्क है, कैसे अवॉइड कर दे बैंक? This third it says the concentration poses a significant risk. If the single buyer defaults or delays payment, it would severely impact the borrower's cash flow and the bank's security. The bank should advise the borrower to diversify its client base. Absolutely correct. यही चीजें तो अभी मैंने बताई हैं आपको। तो ऑप्शन सी जो है that is absolutely correct for this case. Right? Now, let's move toward the next question, which is related to the types of charges.
जो कि टाइप्स ऑफ चार्जेस से रिलेटेड है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So question says a borrower pledges goods stored in a public warehouse to a bank by handing over the warehouse receipt. Later, the warehouseman formally acknowledges to the bank that he now hold the goods on the bank's behalf. The process is creating a pledge without physical transfer of the goods from the warehouse is an example of what? तो किस चीज का एग्जांपल है ये सिंबॉलिक प्लेज है, अटॉर्नमेंट है, लीगल असाइनमेंट है, इक्विटेबल मॉर्गेज है, व्हाट इट इज? देखो, सिंबॉलिक प्लेज के केस में क्या होता है कि कीज को हैंड ओवर किया जाता है, राइट? अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का। दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज इट्स अटॉर्नमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ये तो केस जो है वो अटॉर्नमेंट का है। देखो, जब गुड्स जो है ऑलरेडी कस्टडी में है किसी थर्ड पार्टी के, लाइक यहां पर वेयर हाउस मैन है, तो प्लेज को क्रिएट किया जा रहा है एंड फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रही है, बट किसके थ्रू हो रही है? अटॉर्नमेंट के थ्रू हो रही है। अटॉर्नमेंट का मतलब होता है कि जो बेली है, बेली यहां पर कौन है? बेलर था वो पर्सन। एग्जांपल के थ्रू समझते, देखो यहां पर है वो एक्चुअल बोरोअर, ठीक है, और यहां पर है ये वेयर हाउस का कर्ता धर्ता, ठीक है, ये कर्ता धर्ता हो गया, और यहां पर है ये बैंक, ये हो गया हमारे पास बैंक हो गया, राइट? तो यहां पर है ओरिजिनल पर्सन, और यहां पर है वेयर हाउस, और यहां पर आ गया बैंक। तो ये पर्सन ने गुड्स दी वेयर हाउस को, राइट? तो ये था बेलर और ये था बेली, राइट? अब यहां पर ये कह रहा है कि आपकी गुड्स मेरे पास आ गई हुई हैं, तो प्लेज क्रक चार्ज क्रिएट कर दिया इसने यहां पर इनके नेम में, तो ये पर्सन हो गया प्लेजर और ये हो गया प्लेजी। गेटिंग इट? ये सिनेरियो है। तो बोरोअर बेसिकली प्लेज कर रहा है गुड्स को पब्लिक वेयर हाउस रिसीट के तहत। वेयर हाउस मैन एक्नॉलेज कर रहा है बैंक को कि उसने गुड्स को होल्ड कर लिया है, कोई फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं हुआ है। अटॉर्नमेंट का मतलब होता है कि बेली, बेली यानी कि वेयर हाउस का मैन, राइट, वो एक्नॉलेज कर रहा है कि उसके पास अब गुड्स को होल्ड किया हुआ है प्लेज के पर्पस के लिए, राइट, इंस्टेड ऑफ द प्लेजर। यानी कि अब उसके पास बोरोर के बिहाफ पर, बेलर के बिहाफ पर गुड्स नहीं है। वो कह रहा अब जो मेरे पास गुड्स है वो आपके बिहाफ पर, प्लेजी के बिहाफ पर गुड्स पड़ी है, ठीक है। ये चीज होती है, दिस इज अटॉर्नमेंट, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अटॉर्नमेंट। इट इज अ केस ऑफ अटॉर्नमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी लीगल असाइनमेंट क्या होती है? असाइनमेंट का मतलब होता है जब एक्शनेबल क्लेम को आप बेसिकली ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, चार्ज बेसिकली तो ना क्रिएट करते हो ओवर द टेंजिबल गुड्स, तो वो होती है लीगल असाइनमेंट। एंड व्हाट अबाउट इक्विटेबल मॉर्गेज? इक्विटेबल मॉर्गेज तो लगी चीज है, वो तो टाइप है किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को दिया जाता है आगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। A bank is sanctioning a home loan of rupees 80 lakh to an individual. तो बैंक ने सैंक्शन किया है एक हाउसिंग लोन 80 लाख रुपए का, राइट। द प्रॉपर्टी इज असेस्ड एट रुपीज 1 करोड़। आरबीआई की प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो हैं हाउसिंग लोन को लेकर के, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल एलटीवी रेशियो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिस्क वेट कैपिटल टू दिस लोन? क्या चीज रहेगी उसके बारे में वी नीड टू आंसर। लेट्स अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी नॉर्म्स। सबसे पहले तो रेगुलेटरी नॉर्म्स को समझते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। देखो, सिंपल सा फंडा है। अगर तो आपके पास एलटीवी, लोन टू वैल्यू जो है, डेट इज लेसर देन और इक्वल टू 80%, तो एक्सपोजर के ऊपर रिस्क वेट कितना आएगा? एक्सपोजर की रिस्क वेट कितना आएगा? उसके केस में रिस्क वेटेज परसेंटेज होगी, वो होगी 35% की, ठीक है। एंड अगर एलटीवी जो है, if LTV is greater than 80% but up to 90%, up to 90% है, राइट, तो रिस्क वेटेज जो होगा डेट विल इंक्रीज टू 50%, ठीक है। तब वो कितना होता है? 50% हो जाता है। अब इस केस में अगर हम देखें लोन अमाउंट कितना है, 80 लाख का है, और वैल्यू कितनी है, 100 करोड़ की है, तो एलटीवी बन गया 80% का, राइट। तो यहां पर रिस्क वेटेड एसेट परसेंटेज कितनी काउंट होगी? अप टू 80% में कितनी काउंट होती है? इट इज 35%। तो यहां पर 35% काउंट होगा, राइट।
ऑप्शंस देखते हैं। एलटीवी रेशियो कैन बी अप टू 90%, कि एलटीवी रेशियो जो है 90% तक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट यहाँ पर तो सिनेरियो नहीं है। एलटीवी मस्ट बी 80% और लेस। एलटीवी बेसिकली आपकी जो है मस्ट बी 80% और लेस है, तो डेफिनेटली वहां पर रिस्क वेटेज जो है वो 35% का रहता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, राइट। नाउ आफ्टर दैट, it's the question number 5 that is related to the types of collaterals. So when a bank accepts a immovable property as security, जब एक बैंक जो है वो immovable property को accept करता है एक security की तरह, it must conduct a thorough examination of the title. तो thorough examination करना चाहिए title का. Which of the following documents is specifically required to ascertain the flow of title over a preceding period and to check for any existing charges on the property respectively? सी सबसे पहली चीज होती है टाइटल डीड या फिर सर्च रिपोर्ट चाहिए आपको 12 से 30 साल के। सर्च रिपोर्ट या फिर नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि एडवोकेट के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, राइट। बेसिकली आप चेन ऑफ ओनरशिप को गो थ्रू करोगे एंड एंश्योर करोगे कि जो बोरोर है उसका एक वैलिड मार्केटेबल टाइटल है, राइट। एंड ये फ्लो ऑफ टाइटल शोकेस करता है, जो ये सर्च रिपोर्ट होती है ना आपको फ्लो ऑफ टाइटल को शोकेस करती है। एंड अगर हम बात करें ईसी के बारे में, दैट इज इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि रजिस्ट्रार देता है, रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेस देता है, जिसको हम एनईसी भी कहते हैं, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सर्टिफिकेट रिवील करता है कि कोई एग्जिस्टिंग चार्जेस तो नहीं है, कोई मॉर्गेज तो नहीं है, कोई और इनकम्बरेंस तो नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट, दैट्स द केस। ऑप्शन देखते हैं। लेटेस्ट टैक्स रिसीट और वैल्यूएशन रिपोर्ट से कुछ नहीं पता लगेगा, गलत हो गया। पेरेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अंडर नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पेरेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि आपकी गदावरी हो गई या चेन ऑफ टाइटल हो गई, वो आपको देखना पड़ेगा, फ्लो ऑफ टाइटल देखना पड़ेगा, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। नॉर्मली 13 साल का लेते हैं, 30 साल तक का आप देख लेते हैं, कई बैंक 30 साल का भी लेते हैं, राइट। अगर कोई इनकम्बरेंस है जो प्रॉपर्टी के ऊपर चल रही है, तो इस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को आप मंगवा सकते हो मॉर्गेजर से, राइट। सो ये सिनेरियो रहता है। ऑप्शन बी जो है that is absolutely the correct answer, right? So that will be all about this video. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो लाइक कर रहे होगे। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक एंड शेयर, एंड मेक श्योर कि आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें एंड उसके थ्रू आप जरूर कोर्सेज को गो थ्रू करें। फ्री कोर्स वहां पर अवेलेबल है, पीडीएफ वहां पर डाउनलोडेबल है। सो सी यू अगेन इन द अनदर वीडियो। हैप्पी लर्निंग।